नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 12, विषय है हिंदी और हिंदी विषय के अंदर पाठ नंबर है 7वां, जिसका नाम है बादल को गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है वो एक कविता है। वो क्या है? वो एक कविता है और उसी कविता में दिए हुए उनके स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखना है। इसमें पहला विकल्प है, कवि ने अमल धवलगिरी के शिखरों पर किसको गिरते देखा है। तो इसमें किसको देखा है? तो देखिए, कवि ने अमल धवलगिरी के शिखरों पर चंद्र को गिरते देखा, यानी कि जो बी ऑप्शन है चंद्र को, वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा वाक्य। देखिए क्या है, कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मानसरोवर में कहाँ पर गिरते देखा है। तो देखिए, कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मानसरोवर में स्वर्ण कमल पर, कहाँ पर? स्वर्ण कमल पर गिरते देखा है, यानी कि जो ए ऑप्शन है स्वर्ण कमल पर, वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, सवाल नंबर 3। देखिए इसमें क्या आएगा, जब बादल को गिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था। तो देखिए इसमें क्या आएगा, तो जब बादल को गिरते देखा तब वसंत ऋतु का प्रभाव था, यानी कि जो सी ऑप्शन है वसंत, वो सही आंसर हो जाएगा। नंबर 4, कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलिल में किसको तैरते देखा है। तो कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलिल में हंसों को, किसको? हंसों को तैरते देखा है, यानी कि जो बी ऑप्शन है हंसों, वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला वाक्य है, प्रस्तुत कविता किस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें जवाब क्या आएगा। इसमें आएगा, प्रस्तुत कविता बादल को घिरते देखा है कुदरत के सौंदर्य की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, इस कविता का रचना काल कौन सा है। तो बादल को गिरते देखा है कविता का रचना काल है वर्षा ऋतु है, जिसे पावस भी कहा जाता है। तीसरा सवाल है, कवि ने कमल को किस रंग का बताया है। तो कवि ने कमल को सुनहरे रंग का बताया है। अब देखिए सवाल नंबर 4, प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय के मानसरोवर और पर्वतों और शिखरों का परिवेश प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, देखिए क्या है, कविता के प्रथम चरण में क्या दृश्य है। तो देखिए, कविता बादल को घिरते देखा है कि प्रथम चरण में हिमालय के पर्वतों और शिखरों पर निर्मल सफ़ेद बर्फ आच्छादित हो गए हैं और मानसरोवर झील में खिले स्वर्ण कमल पर छोटी छोटी मोती जैसी शीतल बूंदें गिर रही है, यह दृश्य है। अब देखते हैं दूसरा सवाल, हंस किसके उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं। तो देखिए, हंस पावस मतलब वर्षा ऋतु की उमस गर्मी से उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं। पावस की ऋतु की गर्मी हंसों के लिए बहुत कष्टदायक होती है, वे इनसे उब जाते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, वासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर किसके प्रणय कलह का दृश्य है। तो देखिए क्या है, वासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर चकवा और चकवी के प्रणय कलह का दृश्य है। अब देखिए सवाल नंबर 4, कवि ने किरणों और शिखर को कैसा बताया है। तो देखिए कैसा बताया है, तो कविता बादल को घिरते देखा है में कवि ने सुबह के उगते हुए बाल सूरज की सुनहरी किरणें जब पर्वत के शिखरों पर पड़ती हैं तो उसके शिखरों पर पड़ते सुनहरे प्रकाश का वर्णन किया है। कवि ने किरणों को मृदु तथा शिखर को स्वर्णिम मतलब सुनहरा बताया है। अब देखिए सवाल नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्तियों में लिखिए। तो इसमें क्या आएगा, पहला है, प्रस्तुत कविता में
कवि की सौंदर्य की नैसर्गिकता वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें क्या आएगा। पहला है, प्रस्तुत कविता बादल को घिरते देखा है में कवि ने कुदरत के कई सुंदर सुंदर चित्रों का वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने हिमालय के पर्वतों के शिखरों पर वर्षा ऋतु में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। हिमालय के शिखरों पर सफ़ेद बर्फ की चादर सी बिछ गई है। उस पर बादलों का गिरना बड़ा ही प्यारा लग रहा है। हिमालय के मानसरोवर में स्वर्ण कमल खिले हुए हैं। उस पर बादलों में से मोती के समान जल की बूंदें गिरी हुई हैं। झीलों में हंस तैर रहे हैं जो मनोहर लग रहे हैं। प्रकृति पर वसंत का गहरा प्रभाव नजर आ रहा है और उसमें खिले हुए फूलों की सुंदरता मन मोह लेने वाली है। मंद मंद बहता शीतल पवन का स्पर्श मन को खुश कर देता है। उगते हुए बाल सूर्य के सुनहरे किरण पर्वत के शिखरों पर पड़ रहे हैं जो शिखरों को स्वर्णिम बना रहे हैं। इस तरह कवि ने कविता में प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, कवि ने किन रंगों के संयोजन से इंद्रधनुषी का प्रभाव पैदा किया है। तो देखिए कवि ने कविता में लाल, श्वेत, स्वर्णिम, नीला, श्यामल, हरा आदि रंगों का प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। इन रंगों को प्रकृति के साथ बुनकर कवि ने इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है। जैसे कि कवि देखते हैं कि मानसरोवर में स्वर्ण कमल खिले हुए हैं। हिमालय के पर्वत के शिखरों पर सफ़ेद बर्फ की चादर सी बिछ गई है। आसपास की झीलों में लालिमा की आभा बिखर गई है। सुबह उगते हुए बाल सूरज की सुनहरी किरणें पर्वतों के शिखर पर पड़ रही है तो उन्हें भी सुनहरा बना रही है। मानसरोवर के पानी में शैवालों की हरी चादर सी बिछ गई है। इस तरह कवि ने इन रंगों का प्रयोग प्रकृति के सौंदर्य वर्णन करने में करके इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा, कविता में कवि की कल्पना और भावुकता का वर्णन कीजिए। तो देखिए उनमें क्या जवाब आएगा। ये रहा, देखिए क्या आएगा। कवि ने कविता में हिमालय के पर्वतों और आसपास की प्रकृति का मनोहर वर्णन करते हैं। इस वर्णन में कवि की कल्पना और भावुकता का भी वर्णन है। कवि कहते हैं कि मानसरोवर की झील पर वर्षा ऋतु के बादल छाए हैं। बादलों में से गिरती हुई बूंदें कवि को मोती जैसे लगती हैं। कवि हिमालय की पहाड़ियों की झीलों में तैरते हुए हंसों को देखते हैं। हंसों को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि शायद वर्षा ऋतु की गर्मी से उबकर और व्याकुल होकर यह हंस अपनी तपन मिटाने आए हैं। रात के समय में चकवा और चकवी का वियोग कवि को व्याकुल कर देता है। कवि भावुक बन जाते हैं। चकवा चकवी को रात में एक दूसरे का वियोग सहना पड़ता है। कवि को यह एक शाप जैसा लगता है। शाप। सुबह होते ही चकवा चकवी के मिलन की घड़ी आती है। उनका क्रंदन समाप्त हो जाता है। चकवा चकवी का मिलन कवि के लिए बड़ा ही आनंददायक है। इस तरह कवि ने कविता में कल्पना और भावुकता का वर्णन किया है। अब देखिए सवाल नंबर आगे। सवाल नंबर है पांचवा, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, बालारोण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। क्या था? बालारोण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। तो देखिए उनका आशय स्पष्ट इस प्रकार होता है। देखिए क्या है। कवि ने हिमालय के बर्फीले शिखरों पर उगते हुए बाल सूरज की किरणों का जैसा प्रभाव पड़ रहा था वह स्पष्ट किया है। सुबह के उगते हुए सूरज की किरणें सुनहरी और कोमल होती हैं। वह सुनहरी किरणें जब बर्फ से आच्छादित हिमालय के पर्वतों के शिखर पर पड़ती है तो वह शिखर भी सुनहरे हो उठते हैं। शिखर सोने की तरह चमक उठते हैं। यह समय चकवा चकवी के लिए मिलन का समय होता है। उनका रात का वियोग समाप्त हो जाता है और वे मिलन की घड़ी में मग्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक किसी चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए
और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। इसी वीडियो को फर्स्ट एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।